हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है। यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के भी कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनके 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन वीडियो को भी देखना ना भूलें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व करके आ सकें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। यहाँ सिरके की बात कही जा रही है। तो सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें, इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वो MCQ बेस्ड नहीं आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ ब्राउन एयर की बात कही जा रही है। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इस शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है। तो विरंजन अभिकर्मक की बात कही जा रही है, यह क्या है, तो यह है क्लोरीन। क्लोरीन को विरंजक अभिकर्मक भी कहा जाता है। ये इस्तेमाल में सर्वाधिक आता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित है। तो मांसपेशियों के थकान से संबंधित कौन सा रसायन है, ये आपको बताना है। तो मांसपेशियों के थकान से संबंधित है लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है। यहाँ जैव तंत्र की दृष्टि से बोला जा रहा है सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनता है। तो कौन सी गैस के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है, ये आपको बताना है। तो उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस विक्षेपित हुआ था, तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह का हमारा फिजिक्स और बायोलॉजी का भी एक सीरीज चल रहा है, उन वीडियो को भी देखना ना भूलें। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उन वीडियो में मैंने प्रश्न लेके आया है जो कि आप कभी ना भूलेंगे और बार बार पूछे गए प्रश्न भी हैं। तो उन वीडियो को जरूर देखें और आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है कौन सा गैस, तो यह है गैस का नाम सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंट तैयार करने में कौन सी वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तेल का नाम है अलसी का तेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। यहाँ वायु प्रदूषक कौन सा गैसीय नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषण है, हाइड्रोकार्बन भी वायु प्रदूषण है और सल्फर डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषण है। यहाँ धुआं जो है वायु प्रदूषण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। तो आम को पकाने में कौन सा रसायन काम आता है, ये आपको बताना है। तो आम को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड जो है काम आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो पानी में लटके हुए कोलाइडी कण जो है वह
स्कंदन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, जल और एल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यहाँ जल और एल्कोहल का मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यह आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आसवन के द्वारा जल और एल्कोहल को अलग किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार कितना होगा? तो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार 12 ग्राम होता है, ये आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच की जाती है। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच किससे की जाती है? तो यह ड्यूमा विधि द्वारा जांच किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यमल यानी एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधि है? तो यहाँ एंटासिड की बात कही जा रही है, किससे राहत दिलाती है? तो यह पेट दर्द से राहत दिलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह का हमारा एक सीरीज फिजिक्स और बायोलॉजी का भी चल रहा है, इन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक साथ देख लें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर एग्जाम में सफलता हासिल कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न लेके आता हूँ वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कॉफ़ी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलॉइड क्या है? तो हम सभी जानते हैं कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन। इस प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा के किया गया है, कोको और कोलागिरी लगा दिया है, तो ये आप याद रखेंगे कि कोको और कोलागिरी में भी कैफीन ही पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? तो यहाँ नहीं दर्शाता ये आपको बताना है, तो नहीं दर्शाने वाला क्या है? यूरेनियम रेडियो एक्टिविटीता दर्शाता है, थोरियम भी दर्शाता है और पोलोनियम भी दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम, यह रेडियो एक्टिविटीता नहीं दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया के बारे में बोला गया है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया है विखंडन, विखंडन के द्वारा ही नाभिकीय रिएक्टर होता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो यह किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो इसका कारण है स्थलीय विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? तो परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों के रूप में किया जाता है बोरोन का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का कारण डैश है, क्या कारण है ये आपको बताना है उसका क्षय होने का? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन इसका कारण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है? तो यहाँ रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का कौन है ये आपको बताना है, तो रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का कौन है? तो यह है थोरियम, थोरियम जो है रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में जो है वो प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरॉल का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्धायु 6 मास, वस्तु का 3/4 हिस्सा डैश में क्षय होगा, यानी 3/4 हिस्सा कब तक क्षय होगा? तो देखिए यहाँ अर्धायु यानी 1/2 6 मास में खत्म हो रहा है, यानी 50% जो हो रहा है खत्म 6 माह में, तो 25% कितना में होता होगा? 3 माह में,
इसी तरह 75% कितना में होगा, तो यहाँ पे ये दोगुना आते चला जाता, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 12 मास, यानी 12 मास इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न अब बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरह का याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो रॉकेट में ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है इस शीतलक के रूप में, तो यह जल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, यह कारण है लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या है, तो रेशम का रेशा क्या होता है, यह प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है ये आपको बताना है, तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी किया होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।